डॉक्टर टीना कर्मवीर है, क्योंकि ज़्यादातर हमने सर्वे देखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिलाय किया जा रहा था कि एक ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता था, सिर्फ ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता था कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस का वोट बैंक है, लेकिन वो छिटकने के बाद अगर कहीं गया तो आम आदमी पार्टी के पास गया था। इस बार लेकिन उसके ऊपर भी सेंधमारी की बात आ रही है। अभिषेक तिवारी है, हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहले अभिषेक, मैं आपसे शुरू करता हूँ। जाहिर सी बात है, सबके अपने अलग दावे, सबकी अपनी अलग चीज़ें। एग्जिट पोल आपने देखे, कुछ बहुत तगड़ी फाइट बता रहे हैं, कुछ ज़्यादातर कह रहे हैं बीजेपी की सरकार, कुछ कह रहे हैं कि आपकी सरकार। मैं उसमें अंदर नहीं जाता, मैं थोड़ा सा बाइफर्केट करता हूँ। आज मैं दो चीज़ें उठाता हूँ, क्योंकि सर 17 के करीब जो है उनके कैंडिडेट थे और 14-15 आपने भी टिकट दिए थे। मैं दलित मुस्लिम वोटर की बात कर रहा हूँ, आपके भी चेहरे हैं। और इस बार कहीं ना कहीं ये सामने आया, मैं आपका एनालिसिस चाहूँगा, कहीं ना कहीं ये सामने आया शाम होते होते, जैसे जैसे सीटों को रिपोर्ट्स आ रही थी, हम पढ़ रहे थे, मुस्लिम वोट बैंक और दलित वोट बैंक आपसे खिसका है। एक जो कि पिछली बार के मुकाबले 4 से 5% खिसका है। वो इसलिए वो ये कहा जा रहा है कि एक तो पिछली बार वो आपके ही साथ था, इस बार कहीं ना कहीं उसने विकल्प ढूंढा है। दूसरा, आज एक और हमने देखा कि तमाम में एक मुस्लिम स्कॉलर है और वो जो है उनका आना कि पहले मुस्लिम देता नहीं था बीजेपी का वोट, इस बार वो भी निकला, उसने दिया है। थर्ड फैक्टर, वो जो सिर्फ पंडित और ग्रंथी वाला जो मामला सामने आया था, उसको भी इस तरीके से आया कि इस बार का मुसलमान वोकल था। विश्वास हमने किया है, 2 बार लगातार किया है, 3 बार उनकी सरकार रही है। इस बार ये मुस्लिम और दलित छिटका है। प्लस इस पर आप अपना एनालिसिस दीजिएगा, दलित और मैं इंक्लूड कर दूं कि बीजेपी जानती थी कि आपकी कितनी ज़्यादा पकड़ है, इस कारण से उसने बहुत टाइम पहले से ही झुग्गी और तमाम बस्तियों में अपना काम शुरू कर दिया था। अभिषेक तिवारी। तो एग्जिट पोल है, हमारा तो इतिहास रहा है, हमारा तो अतीत रहा है। हम लोग एग्जिट पोल में आते हैं, हम सर्वे में नहीं, हम लोग सरकार में आते हैं। ये जितने भी एग्जिट पोल हैं, ये सारे के सारे मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया गया है। और जिस एग्जिट पोल की आप बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव में इनकी धज्जियां किस तरीके से उड़ी, देश की जनता बेहतर तरीके से समझती है। जहां तक मुस्लिम और दलित की बात है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी के लिए और आम आदमी पार्टी के लिए खासकर पूरा दिल्ली 2 करोड़ लोग हमारा परिवार है। हम लोग हर वर्ग के लिए कार्य करते हैं, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार आदमी हो, चाहे महिलाएं हो, हर सब के लिए, हर वर्ग के लिए, चाहे कम्युनिटी में पूर्वांचली हो, पंजाबी हो, दलित हो, मुसलमान हो, क्योंकि 2 करोड़ लोग हमारे परिवार हैं। नंबर 2। नंबर 3, जहां तक बात है कि आंकड़े जो दिखा रहे हैं, अभी तक तो चुनाव आयोग अपना आंकड़ा नहीं दे पाया। आप कल्पना करिए सचिन जी कि जिस हम लोग 21वीं सदी की हिंदुस्तान की बात तो करते हैं, हम लोग विकसित भारत की बात तो करते हैं, जहां पे कुंभ मेला में कितने लोग नहा रहे हैं वो डेटा तो पर डे आ रहा है, लेकिन तो लगभग एक दिन हो गया, 24 घंटे से ज्यादा हो गया। और डिजिटल जमाना है, डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं और फाइनल आंकड़ा अभी तक नहीं आया। कितना दुर्भाग्य की बात है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पे सवाल उठना लाजमी है। हम लोग लोकतंत्र के सजग प्रहरी होने के कारण हमारा दायित्व बनता है, जितने भी संवैधानिक एजेंसियां हैं, जब वो अपना कार्य छोड़ करके किसी भी खासकर किसी दल के लिए अगर काम करने लग जाए, किसी व्यक्ति के लिए कार्य करने लग जाए, तो हमें आईना दिखाना बेहतर तरीके से आता है। मेरा अपना मानना है, चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो, सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मिडिल क्लास जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, उसके लिए आजाद भारत के इतिहास में पहली बार कोई राजनेता है जिन्होंने आवाज उठाया। आपने देखा बजट से पहले 26 जनवरी 2025 को अरविंद केजरीवाल जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा जनता की अदालत में जाकर के मांग किया कि हमारे जो मिडिल क्लास है, जिसका खून चूसने का कोई कार्य करता है, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार करती है। और दिल्ली की जनता इस बात से भी आहत थी कि हमसे 2.25 लाख करोड़ रुपए लेने के बाद हमें रिटर्न में क्या मिलता है, लगभग 325 करोड़। तो मिडिल क्लास की आवाज किसने उठाई? अरविंद केजरीवाल जी ने उठाई। वही कारण है कि आज जो इनकम टैक्स स्लैब है वो 12 लाख रुपए का छूट मिला है। तो अरविंद केजरीवाल जी को मिडिल क्लास ने भी वोट दिया। मेरे कई सारे मित्र हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने इस बात के लिए वोट दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो संवैधानिक अधिकार है हम लोग का, जो भारत का संविधान हमें देता है, जिसका प्रयोग करके हम लोग मताधिकार देकर मत दे करके मतदान दे करके हम अपनी सरकारें चेंज करते हैं या बदलते हैं या उसमें भागीदारी करते हैं, जो हम लोग लोकतंत्र में ऑक्सीजन का कार्य करते हैं अपना मताधिकार देकर के। भारतीय जनता पार्टी ने उसको वंचित करने का भरपूर प्रयास किया। और एक चीज बड़े जिम्मेदारी के साथ सचिन जी बोलना चाहूंगा कि इस दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जितना कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, उससे ज्यादा कार्य भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली पुलिस और चुनाव आयोग ने किया। आपने देखा
फिर जंगपुरा ये में। फिर वही चुनाव का रेटोरिक शुरू हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इसका मतलब अगर आपका, आपने कहा कि नहीं दलित ने भी बढ़ चढ़ के वोट किया, मुस्लिम ने भी किया, और अगर ये करीब 14 से 15 सीटें, मैं 17 मोटा सीटें जो मोटा है, वो आपको, कह तो रहा हूँ 14 से 15 सीटें हैं, ये निर्णायक, क्योंकि मैं इसलिए इन दोनों को लेकर के आया अनिरुद्ध, क्योंकि ये फाइट मैं इसलिए। 10 सेकंड मुझे, सचिन जी, अच्छा 10 ठीक है, सेकंड 10 सेकंड लीजिए। नहीं, मैं देखिए, इसलिए लेकर के आया जो जो क्योंकि भी क्योंकि दलित सीटें हैं, जो जिस तरीके से, मुसलमान सीटें हैं, मैं आपको हाँ गिना देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, गोकलपुरी हो, हम्म चाहे मंगोलपुरी हो, हम्म चाहे वो देवली हो, हम्म चाहे वो मादीपुर हो, हम्म मुसलमान सीट देख लीजिए, चाहे मुफ्तबाबाद हो, चाहे बल्ली मारान हो, चाहे हम्म मटिया महल हो, चाहे ओखला हो, हम्म, चाहे वो चांदनी चौक हो, हर जगह पे वोटिंग परसेंट बढ़ा है। हाँ बड़ा और है, आम आदमी मानता हूँ। पार्टी प्रचंड बहुमत से वहां पे तो सरकार बढ़ने बना का रही एक थी, दिल्ली मतलब में ये भी सरकार तो बना होता रही है और जीत अभिषेक, रही। अभिषेक बढ़ने का एक मतलब ये भी होता है सेफोलॉजी में, जो कहा जाता है वो ये होता है, द मोर द टर्न आउट इज, किसका मतलब लोग बदलाव चाहते हैं। अनिरुद्ध नहीं नहीं आप, नहीं, बढ़ने का ये कारण होता है कि आक्रोश था उनके बीच में, दिल्ली की जनता के बीच में, वो आक्रोशित थे, तो वो आक्रोशित है पीड़ित तो थे। आक्रोशित दिल्ली, वो क्यों तो पीड़ित थे, मैं दिल्ली आपको सरकार बताया। तो, दिल्ली में सरकार तो आपकी थी। नहीं, सरकार के प्रति प्रो इनकम मैफिया थी सचिन जी, भाई तो मैं कहना चाह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी जो जनतंत्र को ताक पर रख करके ओके दिल्ली का चुनाव ओके लड़ रही ओके थी, ओके जो ओके, ठीक है, प्रो गुंडागर्दी कर रही थी, इनकम्बेंसी, हाँ, नफरत फैला रही थी, नहीं जो हमारा ठीक है, वोट बैंक मैं रोक इसको रही नहीं थी, कह रहा, उनके वो खिलाफ आप कह रहे हैं प्रो आक्रोश था। इनकम्बेंसी थी, ठीक है, मैं जो इसका जो एक्सपर्ट कमेंट है वो मैं ले लूँगा। हमारे साथ प्रवीण मौजूद है, लेकिन उससे पहले अनिरुद्ध इसे काउंटर कीजिए, क्योंकि ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कहीं ना कहीं, ये आपको भी जानते हैं, 50 के करीब तो आप लोग भी खुल के कह रहे थे, लेकिन उसमें से भी अगर मैं 14-15 अब जो है माइनस कर दूं, ठीक है, बहुत काम किया इस बार बीजेपी, जानती थी कि भैया ये कोर है, और झुग्गियों में बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम चीज़ें वो थे, वो जानते थे कि भैया आम आदमी पार्टी के बीच जो है ये वोट इंटैक्ट है, लेकिन बीजेपी अपने हिसाब से लगी रही थी। तो आपका प्रिडिक्शन क्या कहता है, आपकी चीज़ क्या कहती है, एम वाई फैक्टर, मुस्लिम और दलित? सचिन जी, सबसे पहले मैं 10 सेकंड इस पे लूंगा कि जो इलेक्टोरल प्रोसेस पे और इनकी सबकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, ये 10 दिन से अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला के बोल रहे हैं कि 10% वोट का हेर फेर कर दिया जाएगा, ताकि 8 तारीख को 11 बजे के कहीं ना कहीं ठीकरा तो फोड़ना है हार का, तो वो ईवीएम पे अभी से स्क्रिप्ट तैयार हो जाए और इलेक्शन प्रोसेस पे, क्योंकि सबसे सस्ता आइटम वही मिलता है इन लोगों को कि अपनी गलती नहीं सुधारेंगे। सबसे बड़ी चीज है, जब ये 2015 में इनकी 13 में सरकार बनी तो इनका 4 चीज का कमिटमेंट था शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन और पोल्यूशन मुक्त दिल्ली को। इनकी शिक्षा पे मैं आता हूं। शिक्षा में काम कहते हैं कि हमने बहुत ज्यादा काम किया, सिंगल पाठशाला क्या कहते हैं स्कूल नहीं इन्होंने बनाया। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया था तो 30,000 बच्चों का ड्रॉप आउट क्यों हुआ पर ईयर? जहां बच्चों का रिजल्ट 97% हुआ करता था, वहां आपका 64% क्यों हुआ? 1.5 लाख बच्चे क्यों फेल हुए? आप आते हैं कि हेल्थ पे, भैया कि हमने हेल्थ बहुत अच्छा किया। अगर आपका हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा, इतना स्ट्रांग था, मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो मीडिया में है, कोरोना के टाइम पे कोरोना मैनेजमेंट क्या था, और उसके बाद आज भी इनके बड़े नेता जितने बड़े हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते हैं, 65 लाख इनको फर्जी टेस्ट कराने पड़े। 7 साल से इनको अपने हेल्थ वर्कर, जो मोहल्ला क्लिनिक के वर्कर, उनकी सैलरी नहीं बढ़ा पाए, 2 साल से उनको प्रॉपर वे से वेतन नहीं दे पा रहे हैं। आप ऐसा क्यों किए? अगर आप आते हैं कि हम हर घर में जल पहुंचाएंगे, साफ सुथरा अच्छा फ्री जल देंगे, तो इनके जल निगम का घाटा इतना हो गया जितना लगभग दिल्ली का बजट होता। पहली बार ऐसा हुआ दिल्ली का बजट डेफिसिट में गया। आते हैं पोल्यूशन पे, वादा करके आए थे कि यमुना नदी को हम साफ नहीं करेंगे, हम वोट नहीं देना। आपके दर्शकों को सुन के ताजुब होगा कि यमुना नदी 2% हिस्सा केवल यमुना नदी का सचिन जी दिल्ली के अंदर है, लेकिन पूरे यमुना नदी का 80% पोल्यूशन केवल दिल्ली से जाता। क्यों? कि 23 नालों का पानी उसमें गंदा पानी गिरता है, 83 करोड़ लीटर गंदा पानी उसमें गिरता है। एक सिंगल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट साहब ने नहीं बनवाया, जो पहले से बने हुए तो वो काम नहीं कर रहा है, वो सही से नहीं। अगर एंट्री और एग्जिस्ट पॉइंट पे आप आते हैं तो वहां पे आप देखें कूड़े का पहाड़ आता है। ये बात आते हैं रोजगार पे। रोजगार में 17 लाख लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड हैं इनके, दिल्ली सरकार के, लेकिन साहब रोजगार नहीं देते हैं। अगर बात आती करप्शन पे, अभी सीएजी की रिपोर्ट टेबल करनी है, 2000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू लॉस करते हैं। अगर वो पैसा जाता किसके पास जाता? गरीबों के पास जाता, लेकिन उन्होंने इसको किकबैक उठा के ले लिया। किसी के पास जाता? गरीब के पास जाता, किसी भी जाति धर्म का होता, उनको लाभ मिलता। ये कहते हैं कि नहीं साहब हम महिलाओं के लिए बस फ्री किए। इन्होंने गजब की चालबाजी खेली। अपने ड्राइवर्स को, पहली बात इन्होंने बस नहीं खरीदी। अगर कुछ इलेक्ट्रिक बसें आई तो फ्याम योजना के थ्रू आती हैं, जो कि अर्बन डेवलपमेंट की स्कीम के थ्रू आती हैं। अगर कुछ, उसके बाद बस तो खरीदी नहीं गई, साथ में ड्राइवर को ट्रेनिंग दे दिया कि महिलाएं जहां देखेंगे बस रोकने नहीं है आपको। तो जाहिर सी बात, आप फ्री कितना भी चिल्लाते रहिए।
इन्होंने कहा कि हम बिजली फ्री देंगे। बिजली फ्री में हालत ये हो गई कई जगह पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आपके कैमरामैन चलें, ये भी चलें, सब लोग चलें, जाके वहां देख लो, लोग देखे हैं जाके कि 20-20 यूनिट पे 29-29 हजार रुपया बिल आ गया। जब लोग जाते हैं कहते हैं बिल में एरर आ गया। और जब आप इस बार हमको वोट दोगे, जिता के लेके आओगे, तब हम आपको क्या कहते हैं, ये बिजली का बिल माफ करेंगे। सेम पानी के बिल में जहां इन्होंने कहा हम पानी मुफ्त देंगे, वहां पता चला कि टैंकर माफिया भरे पड़े हुए हैं, और जो बिल आया तो कह रहे हैं जब अगली बार हम जीतेंगे तो हम आएंगे। तो जाहिर सी बात है 22 किलोमीटर रेडियस की दिल्ली में जहां 1.5 करोड़ वोटर है, हाई लिटरेसी रेट है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो चाहे जिस व्यक्ति का, उसके दिमाग में आता भाई हमने आपको 10-11 साल मौका दिया, अब अगर आप नहीं कर पा रहे हैं सुधार, तो जाहिर सी बात आपको जाएंगे, आप तो डूबेंगे ना, शराब के नशे में शीश महल के साथ यमुना में ही डूबेंगे। नहीं, लेकिन एक फैक्ट ये भी तो कहता है ना, वो ठीक है आज कुछ रिपोर्ट्स डिफरेंट आई, वो मुस्लिम भी तो आप दिल्ली वाला आप पे भरोसा नहीं कर पा रहा था ना, वो दलित वो झुग्गी वाला वो कह रहा है कि ठीक है फ्री बिजली भी है, फ्री पानी भी है, तमाम चीज़ें भी हैं, गुस्सा होते हुए भी वो विकल्प जो है वो आप पे नहीं देख पा रहा था ना। और शायद इसीलिए क्योंकि पहले वो विकल्प देखता था कांग्रेस में, और इस बार भी कहीं ना कहीं जब इसको बाइफरकेट करते हैं तो ये विकल्प किस तरफ जाता दिख रहा है, ये तो मैं प्रवीण जी से जानूंगा। लेकिन टीना जी आपका एनालिसिस क्या है, क्योंकि बहुत ही क्योंकि कांग्रेस के पास जो है यहाँ पर दिख रहा है कि खोने के लिए तो कुछ है नहीं फिलहाल इन चीज़ों के मुकाबले। देखिए अभी तो मुझे लगता है ये कहना भी जल्दबाजी है, अभी तो मतपेटी के अंदर है, चुनाव परिणाम आने के बाद ही तय करेंगे। अब जिस तरीके का आप भी एक तरीके का एग्जिट पोल ही दिखा रहे हैं, तो वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं झोल ही है एक प्रकार से। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, देखिए राजीव कुमार जी को पूरा दुनिया देश याद रखा जाएगा, आपके उनको अपने याद किया संदीप जाएगा। दीक्षित कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल की सरकार आ जाएगी। नहीं नहीं, वो ऐसा आप इनको उनके बयान को ऐसा करके मत बताइए कि उनकी सरकार आ जाएगी। हम पूर्णतः आश्वस्त है, कांग्रेस पार्टी मतपेटी में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जी देखिए राजीव कुमार, पानी पी लीजिए सर, पानी पी लीजिए। है मैं पीता हूँ, पानी पीता हूँ। मैक्सिमम जीरो पीसीआर को बोल दीजिए इतना सर, मैक्सिमम स्कोर जो है, मैं नहीं कह रहा मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ आज है सरकार भाई, मैं तो कह रहा हूँ आज है सरकार, इससे पहले शीला दीक्षित की सरकार भी थी। मतलब अब थोड़ा सा अपना एनालिसिस भी तो दीजिए। आप कह रही है सरकार आ जाएगी, एग्जिट पोल सारे एग्जिट पोल कुल मिलाकर के एवरेज दिखा दो तो जीरो दे रहे हैं आपको, और मैक्सिमम किसी ने दे दिया तो किसी ने एक या किसी ने दो दे दिया। तो जोल है, सबने देखा प्रदीप गुप्ता को रोते हुए भोभो लोकसभा चुनाव में किस तरीके से आप सब लोगों की हार हुई थी। वो सिर्फ मोदी जी की हार नहीं थी, वो आप सब की भी हार थी। तो आप उस पर मैं आज बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि नया कीर्तिमान राजीव कुमार पेश करेंगे कि 3 दिन के बाद देखिए कि कितनी बढ़ोतरी हो गई वोटर्स की। उन्होंने महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया था। तो वो तो एक तरीके से राजीव कुमार, शेरो शायरी राजीव कुमार तो इतिहास में याद रखे जाएंगे कि वो हमेशा ऐसे ही कीर्तिमान करते हैं। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद भी कहीं वो ऐसा ना कर दे। खैर मैं दूसरी बात करना चाहती हूँ, देखिए दिल्ली वासियों ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि वोट कांग्रेस को दिया होगा, क्योंकि जब हम जनता के बीच जा रहे थे, चाहे आप दलित, मुस्लिम या फिर कोई भी ऐसा वर्ग है, महिलाएं, वो सब शीला जी की दिल्ली को याद कर रही थी। क्योंकि जब शीला जी की सरकार थी, शीला जी जो शासन कर रही थी, तो उन्होंने जो विकास कार्य किए, जो उनको जो सुविधाएं उपलब्ध कराई, तो मुझे जब हम जा रहे थे तो हमें बहुत अपार समर्थन मिल रहा था। और मुझे इस बात की बताते हुए लोग तो कॉमनवेल्थ भी याद कर रहे थे। दूसरी बात कॉमनवेल्थ का घोटाला भी याद कर रहे थे। आप तो रहने दीजिए, आप तो मन की बात करने वाले हैं, जन की बात कहाँ आप करते हैं। दोनों लोग तो आम आदमी। ठीक है प्रवीण, मैं और थोड़ा सा वापस इस पर आता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ ठीक है परसों किसकी गवर्नमेंट आएगी या किसके बीच दो कड़ी टक्कर है, वो ठीक है, अब इनका अधिकार है बोलना, पर ठीक है टीना जी ने बोला, ये कह रही है हमारी सरकार आ रही है, दलित भी हमारे साथ, मुस्लिम भी हमारे साथ, वो ठीक है। प्रवीण कहीं ना कहीं हम बात कर रहे थे, जिस तरह से हम अपना एनालिसिस देख रहे थे हैं प्रवीण, जैसे अब मैं दोनों का क्रक्स आपने सुना होगा। अभिषेक कह रहे हैं कि मुस्तफाबाद, मटिया महल, चांदनी चौक, यहाँ पर 60 से ऊपर 65 से ऊपर का मतलब यह है कि ये प्रो इनकम्बेंसी है। हालांकि साइकोलॉजी ये कहती है, आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि हालांकि दोनों तरह से गलत भी हुआ है कि बहुत बार ऐसा होता है कि चेंज के लिए जो है वोटर बाहर निकलता है, वो आक्रोशित होता है कि भाई मैं इस गवर्नमेंट से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुस्लिम और दलित 16 से 17 के करीब सीट है। बीजेपी ने भी इस बार पूरा जोर लगाया, आपने भी देखा है, झुग्गियों में पहले से ही चले जाना, बस्तियों में चले जाना, बताना करना, तमाम चीज़ें, गंदगी, वो तमाम चीज़ की है। अब दोनों के अपने एनालिसिस है, अनिरुद्ध के भी, अभिषेक के भी एग्जिट पोल है, वो उसके परे। आपका एनालिसिस आज इन सीटों का, मुस्लिम दलित जो 16-17 मैं कह रहा हूं, और ये क्रूशल बहुत हो सकता है, क्या कहता है? देखिए एक चीज तो जान लीजिए कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो लगातार जो केजरीवाल की सरकार चल रही थी,
उसमें दलितों में भी नाराजगी है और मुस्लिमों में भी अब एक तरह से नाराजगी है, क्योंकि आप वोट परसेंट भी देख लीजिए तो बल्ली मरान में 10% वोट घटा है वहां हाँ। पे वोटिंग कम हुई है। कितने जी, 52 के तो वो 52 एक के तरह- करीब है। हाँ हाँ जी हाँ मतलब 10% पिछले बार की से कम हुई है। कम हुई है। तो और हाँ, और एक ये भी जान लीजिए कि दलित समाज कहीं ना कहीं नाराजगी है आपसे, वो एक ऑप्शन खोज रहा है। आपको याद होगा कि जब केजरीवाल ने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी, झाड़ू सिंबल लिया था, तो वो वाल्मीकि समाज को ही मद्देनजर ये किया था ताकि उस वोटर को वो पकड़ सके। और दलित और मुस्लिम को जब तक उनके साथ रहा, उनको सत्ता में आने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन इस बार जो हमारा एग्जिट पोल है उसके अनुसार नेक टू नेक है। दलित वोटर भी आज बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं और मुस्लिम वोटर भी। पहले आप देखिए हमारे एग्जिट पोल में मुस्लिम वोटर भी 11% बीजेपी को दे रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ एक झुकाव दिख रहा है मुस्लिमों का। ये बड़ी बात है, आप समझिए इस बात को। ये बड़ी बात है कि मुस्लिम बीजेपी की तरफ जा रहे हैं और इससे केजरीवाल के वो एक ये भी है ना, वो ये कह रहा है कि भाई, लगी वो ये कह रहा है, मेरी अभी जैसे बात हो रही थी प्रवीण जी किसी से, वो जी। यही न्यूज़ रूम में, वो उसी इलाके से आते हैं, और वो कह रहे थे कि इस बार बड़ा क्रेज था, ओवैसी ने 2 रैली कर दी, वो मुस्लिम फैक्टर है अपने तरीके से आ गया और फिर एक तरीके का हुआ बना दिया। लेकिन पढ़ा लिखा मुसलमान अब भी ये मानता है कि हमने यकीन किया अरविंद केजरीवाल पर, उसने शासन भी तमाम चीज़ें। छिटकने का एक कारण ये भी था, वो कह रहे जी पतंग को जो है वोट दे दो, इस बार पतंग को वोट दे दो। जो आम मुसलमान है वो ये भी कह रहे थे अगर मैं विकल्प खोज रहा हूँ, अगर मैंने दे भी दिया ओवैसी के कहने पे मुस्लिम फैक्टर और ये और वो तुम्हारे लिए सब चीज़ें, तो वो कह रहे वो एक आदमी यहाँ से उसका चुनवा करके वो मुस्लिमों के लिए क्या कर लेगा। तो मुस्लिम ये भी जान रहा है, इस बार उसे ये भी समझ थी कि विकल्प मुझे कुछ ऐसा देना है जो हमारे लिए, जो हम चाहते हैं उस पर कुछ एक चेंज लाए। जी हाँ, एक चीज है, मुस्लिम भी अब ये समझ रहे हैं कि सिर्फ हम वोट बैंक ना बने, हम वोट जिसको दे रहे हैं वो हमें कितना दे रहा है, ये चीज बहुत मायने। अभी तक आप देख रहे हो कि मुस्लिम जो वोट करता था वो या तो बीजेपी को हराने के लिए करता था, उसको जो लग जाता था कि ये बीजेपी को हराएगा उसकी तरफ चला जाता था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्रेंड बदलता हुआ दिख रहा है। मुस्लिम ये चाह रहे हैं, मुस्लिम मतदाता ये चाह रहे हैं कि हम उसको वोट दें जो हमारे लिए कुछ करे, और ये बीजेपी की तरफ उसे उम्मीद दिख रही है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा ये जो मुस्लिम और दलित का जो गठजोड़ जो आपसे छिटक रहा है वही डिसाइसिव हो जाएगा सत्ता के लिए, और आपके लिए यही मुश्किल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप नई दिल्ली सीट पे भी आप देखिए केजरीवाल से नाराजगी वाल्मीकि समाज से बहुत ज्यादा है, और वो दिखा भी इस बार वोटिंग में। सर दूसरे उस पर बड़े ओपन थे, वो कहते हैं ग्रंथी और पंडित वाली बात पे कि आपने मौलवी छोड़ दिए, ये भी बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।